प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शक्ति कैसे नापी जाती है और शक्ति मूल्यांकन की भूलें। अर्थात हमारा टॉपिक चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में। अब राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ, परिभाषा, राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति, महत्व इत्यादि के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए क्या राष्ट्रीय शक्ति को नापा जा सकता है, मापा तोला जा सकता है। और यदि राष्ट्रीय शक्ति को नापा जा सकता है, मापा तोला जा सकता है, तो क्या राष्ट्रीय शक्ति को नापने में, मापने में कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? मतलब राष्ट्रीय शक्ति के मूल्यांकन में हमसे कोई भूल तो नहीं हो जाती है किसी भी राष्ट्र राज्य से? तो आज हम इन दो बातों पर चर्चा करेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा शक्ति कैसे नापी जाती है, मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को हम कैसे नापें। क्या आज हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति बना बैठा है, और यदि हम दूसरी तरफ देखें ईरान और इराक की बात करें तो कहें कि भाई ये तो बहुत दुर्बल राष्ट्र हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। वास्तव में शक्ति को नापने में हमसे कई बार बहुत कुछ भूल हो जाती है। इसलिए सभी राष्ट्र राज्यों को अपनी शक्ति के मूल्यांकन में गलतियां नहीं करनी चाहिए। इनकी चर्चा मैं आज यहाँ पर करूँगा। दो पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1 होगा शक्ति कैसे नापी जाती है, किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को हम कैसे नापें। इसी के साथ में शक्ति मूल्यांकन की विशेष भूलें, अर्थात किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंतर्गत वास्तव में कुछ भूलें भी हो जाती, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। दोनों की चर्चा आज हम करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अच्छे से समझना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मैं कहूँगा कि गहराई में जाकर, अंतःस्थल तक जाकर आपको यदि समझना है तो इन दोनों बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। क्या क्या बेटा? शक्ति कैसे नापी जाती है और शक्ति मूल्यांकन की विशेष भूलें। मतलब जब हम किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें वास्तविक रूप में कुछ गलतियां भी हो जाती है, या कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी शक्ति का मूल्यांकन करता है तो कभी कभी वह गलती कर बैठता है। क्या गलती कर बैठता है, ये सब बातें हम आगे करेंगे। तो लेक्चर नंबर 37 पार्ट नंबर 7 होगा, मतलब राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर आज हमारा 8वां लेक्चर है। कैसे? क्योंकि 7वां तो हो गया इसका पार्ट, और इसके बाद में लेक्चर नंबर जो 37 है वो भी राष्ट्रीय शक्ति के बारे में हमने समझा है। इसलिए आज हम कुल मिला के कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर ये हमारा 8वां लेक्चर है। बेटा ध्यान दे, मैं एक एक बात को क्रमबद्ध रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कारण ये कि भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मैं इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे शक्ति कैसे नापी जाती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि बेटा ये शक्ति होती ही क्या है। हालांकि मैंने शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, परंतु यहाँ भी ये जरूरी है कि सबसे पहले ये देख लें कि हम शक्ति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है। बेटा शक्ति का सीधा सा अर्थ होता है कि शक्ति के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। जैसे अनामक व्यक्ति, अनामक समूह, अनामक राजनीतिक दल, अनामक देश। वैनामक व्यक्ति, वैनामक समूह, वैनामक संगठन, वैनामक राजनीतिक दल, वैनामक देश। अब मान लीजिएगा अगर हम केवल शक्ति की अवधारणा को ले तो मैं कहूँगा कि जब अनामक व्यक्ति वैनामक व्यक्ति से, यहाँ हम दो व्यक्तियों की शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, अनामक व्यक्ति वैनामक व्यक्ति से। बेटा समझें इसको समझेंगे तो राष्ट्रीय शक्ति भी समझ जाएंगे। अनामक व्यक्ति वैनामक व्यक्ति से, जैसे मैं अनामक व्यक्ति हो गया, वैनामक व्यक्ति मेरा साथी, स्टाफ साथी हो गया। अनामक व्यक्ति वैनामक व्यक्ति से बेटा समझें, अनामक व्यक्ति वैनामक व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार, जबकि वै की इच्छा नहीं है, अनामक व्यक्ति वैनामक व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो क्षमता या योग्यता अनामक व्यक्ति के पास में होती है, वह क्षमता या योग्यता ही शक्ति कहलाती है। जैसे अनामक व्यक्ति के पास में ये क्षमता है, क्या क्षमता है, कि वह धन के आधार पर, आर्थिक तत्व के आधार पर वैनामक व्यक्ति से अपनी बात मनवा रहा है, या अनामक व्यक्ति इतना बलशाली है कि वैनामक व्यक्ति से अपनी बात मनवा रहा है, या अनामक व्यक्ति इतना बुद्धिमान है
कि बुद्धि के आधार पर, विचारधारा के आधार पर वह नामक व्यक्ति से अपनी बात मनवा रहा है। भले ही वो बात कैसे भी मनवा रहा है, उसके पास धन की भी क्षमता हो सकती है, बुद्धि की भी क्षमता या योग्यता हो सकती है, बुद्धि की क्षमता या योग्यता हो सकती है, और बल की भी क्षमता या योग्यता हो सकती है। मूल बात यह है कि अनामक व्यक्ति वनामक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, अनामक व्यक्ति वनामक व्यक्ति से अपनी बात मनवा रहा है, अनामक व्यक्ति वनामक व्यक्ति के व्यवहार को अपने अनुरूप परिवर्तित कर रहा है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अनामक व्यक्ति वनामक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, परिवर्तित कर देता है, तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि अनामक व्यक्ति शक्तिशाली है। अब ठीक यही बात यदि वनामक व्यक्ति अनामक व्यक्ति से करा लेता है तो वनामक व्यक्ति शक्तिशाली हो गए। अब यही बात राष्ट्र राज्य के ऊपर लागू हो जाएगी। जब अनामक राष्ट्र राज्य वनामक राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो क्षमता या योग्यता अनामक राष्ट्र राज्य के पास में है, वह क्षमता या योग्यता ही या राष्ट्रीय शक्ति कहलाएगी। जैसे अनामक राष्ट्र राज्य भारत होगा, वनामक राष्ट्र राज्य अमेरिका होगा, या अनामक राष्ट्र राज्य भारत होगा, वनामक राष्ट्र राज्य चीन हो गया, यस चीन हो गया, रूस हो गया, कोई भी दो राष्ट्र राज्य ले सकते हैं। तो एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य कराते हैं क्या? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, या एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, तो वह कार्य कराने की जो क्षमता या योग्यता अनामक राष्ट्र राज्य के पास में है, अनामक राष्ट्र राज्य की जो क्षमता और योग्यता है वही राष्ट्रीय शक्ति। अब वो राष्ट्रीय शक्ति भाई सैनिक भी हो सकती है, सैन्य के आधार पर, सैनिक के आधार पर, बल के आधार पर, वह धन की भी हो सकती है, मतलब वह क्षमता या योग्यता आर्थिक भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, सेना की भी हो सकती है, बुद्धि विचारधारा की भी हो सकती है। बात यह है कि अनामक राष्ट्र राज्य वनामक राष्ट्र राज्य से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा रहा है या करा लेता है, या अनामक राष्ट्र राज्य वनामक राष्ट्र राज्य के व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, अपने अनुरूप व्यवहार को परिवर्तित कर देता है, तो अनामक राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होगा। ठीक है बेटा, तो ये मैं सामान्य स्वरूप में आपको ये बता रहा हूँ कि शक्ति क्या है और राष्ट्रीय शक्ति क्या है। ठीक है बेटा, वैसे मैंने शक्ति के ऊपर, राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, क्रम से आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 37 और लेक्चर नंबर 37 पार्ट नंबर 1, इसके अंतर्गत मैंने शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति को अच्छे से समझा है। अब चूँकि यहाँ भी इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, तो आप इस आधार पर इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। अब भले ही ये देखो, शक्ति का अर्थ सब जगह समान ही होगा, संदर्भ बदलते रहेंगे। जैसे दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो समूह भी हो सकते हैं, यस, दो संगठन भी हो सकते हैं, दो दल भी हो सकते हैं, यस, और दो देश भी हो सकते हैं। तो दो व्यक्ति होंगे तो व्यक्तिगत शक्ति हो जाएगी, दो दल होंगे तो राजनीतिक शक्ति हो जाएगी, और इसके बाद में यदि मान लीजिएगा दो देशों की बात आती है तो उसे राष्ट्रीय शक्ति की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, मूल बात यह है कि शक्ति में दो पक्ष होते हैं। अब कौन सा पक्ष किस पक्ष से अपनी बात मनवा रहा है, जबकि उसकी इच्छा नहीं है कि पहले पक्ष की बात मानी जाए, लेकिन फिर भी यदि उससे अपनी बात मनवा ली जाती है तो बात मनवाने की जो योग्यता और क्षमता उस पक्ष के पास में होती है, वो पक्ष ए भी हो सकता है, बै भी, कोई भी हो सकता है दोनों में से। भाई बै ऐसे करा ले या ए वैसे करा ले, तो वह योग्यता और क्षमता जो होती है वही शक्ति कहलाती है। और जब राष्ट्र राज्य के पास में ये क्षमता योग्यता होती है तो उसे राष्ट्रीय शक्ति कह दिया जाता है। यस, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सुंदर डिजाइन किया है, अच्छे से एक डायग्राम बनाया है, इसके आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा बेटा, मैंने यहाँ नोट किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है बेटा, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अभिनेता होता है, एक्टर होता है, इकाई होता है, कार्यकर्ता होता है बेटा, वो राष्ट्र राज्य होता है। जैसे आज हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 193 राष्ट्र राज्य हैं। कितने हैं बेटा? 193, 193। अब ये जो 193 देश हैं, ये वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है, एक्टर है। ठीक है बेटा, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता जो होता है वो राष्ट्र राज्य होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो ये राष्ट्र राज्य होते हैं, जो ये अभिनेता होते हैं, इन्हीं के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इन्हीं की क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वैसे मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, ये सब बातें आपको समझा दी। चलिए बेटा, दूसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लक्ष्य क्या होता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है राष्ट्रहित। अब जो ये 193 राष्ट्र राज्य है, जो ये
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है राष्ट्र राज्य। तो वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रहित या राष्ट्रीय हित, मतलब सभी राष्ट्र राज्य वास्तविक रूप में अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के तय करेंगे। कोई भी राष्ट्र राज्य ऐसा नहीं है जो कि अपना जो प्राथमिक हित होता है, जिसे कि हम ये कहेंगे कि जैसे सीमाओं की रक्षा करना वास्तविक रूप में प्राथमिक हित में आता है, और गौण हित होता है विभिन्न प्रकार के जो संधि और समझौते किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक सांस्कृतिक इनको ले सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि राष्ट्रीय हित भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हित और गौण हित। प्राथमिक हित में सीमाओं की सुरक्षा होती है, तो वास्तविक रूप में कोई भी राष्ट्र राज्य हो अपनी सीमाओं की तो सुरक्षा करेगा ही करेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित। जरा नोट कीजिएगा, ये बात समझ में आ जाएगी तो पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन क्या होता है बेटा? शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, इसे राष्ट्रीय शक्ति कह सकते, क्योंकि राष्ट्र राज्य का अध्ययन कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ साधन और साध्य शक्ति है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो साधन और साध्य है वह राष्ट्रीय शक्ति है। वास्तविक रूप में जो शक्ति होती है राष्ट्रीय शक्ति होती है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति की संज्ञा दी जाएगी, राष्ट्रीय शक्ति। तो राष्ट्रीय शक्ति साधन भी होता है, साध्य भी होता है। साध्य कब होता है? जब कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में वह शक्ति राष्ट्रीय शक्ति साधन बन जाती है। और जब कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी राष्ट्रीय शक्ति में लगातार वृद्धि करता है, जैसे कि सैनिक शक्ति में राष्ट्रीय शक्ति में लगातार वृद्धि करता है, सेना में लगातार वृद्धि करता है, तो लगातार जो वृद्धि की जा रही है, मैं कहूँगा यहाँ वास्तविक रूप में शक्ति जो है उसकी सुरक्षा करना और लगातार शक्ति वृद्धि का प्रयास करना, शक्ति को बढ़ावा देना, ये वास्तविक रूप में जो है क्या बन जाएगा? फिर साध्य बन जाएगा। मतलब राष्ट्रीय शक्ति साधन तब होती है जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जब शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शक्ति साध्य बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? साध्य बन जाती है। ठीक है, तो साधन और साध्य ये राष्ट्रीय शक्ति दोनों होती है। तो आप नोट करेंगे साधन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साध्य और साधन शक्ति होता है, राष्ट्रीय शक्ति होता है, राष्ट्रीय शक्ति होता है, राष्ट्रीय शक्ति होता है। ठीक है बेटा, चूंकि यहाँ हम निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करें, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत राजनीति की बात नहीं होगी, बल्कि या व्यक्तिगत शक्ति की बात नहीं होगी, बल्कि हम कहेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति की बात की जाएगी। ठीक है बेटा, दो राष्ट्र राज्यों की शक्ति का अध्ययन करेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति होती है। बेटा समझे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति होती है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति तय करता है, मैं कहूँगा यहाँ किसी भी देश के कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ नीति निर्माताओं के द्वारा जब कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उस निर्णय को किसी न किसी रूप में वहाँ की राष्ट्रीय शक्ति प्रभावित करती ही करती है, कि वे उनके पास कितने परमाणु शस्त्र हैं, उनकी सैन्य ताकत कितनी प्रबल है, उनकी वास्तविक रूप में देखा जाए तो आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ का मनोबल कैसा है, वहाँ के भूगोल किस प्रकार का है। तो ये सारी बातें किसी न किसी रूप में निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करती है। इसलिए विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति होती है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में हम जनसंख्या को ले सकते हैं, भूगोल को ले सकते हैं, विचारधारा को ले सकते हैं, मनोबल को ले सकते हैं, प्रचार को ले सकते हैं। क्या बेटा? प्रचार को भी ले सकते हैं। इसलिए हालांकि मैं राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, लेकिन यहाँ संकेत किया है। तो विदेश नीति का आधार भी कौन होता है बेटा? राष्ट्रीय शक्ति। किसी भी देश की विदेश नीति तय की जाती है तो वह राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर ही आधारित होती है। किसके ऊपर? राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर आधारित होती है। नेक्स्ट है बेटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो मुद्रा होती है करेंसी, वो मुद्रा भी राष्ट्रीय शक्ति होती है। बेटा ध्यान दे, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसकी मुद्रा या करेंसी क्या होती है? राष्ट्रीय शक्ति होती है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति वो मुद्रा है, राष्ट्रीय शक्ति वो करेंसी है जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने इच्छित मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इच्छित मूल्य क्या है? जैसे सुरक्षा है, क्या? सुरक्षा है, विकास है, बेटा फिर बोल रहा हूँ मैं, सुरक्षा है, विकास है, विचारधारा है, नेतृत्व है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है
कि राष्ट्रीय शक्ति वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो करेंसी है, वो मुद्रा है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र राज्य अपने इच्छित मूल्यों को प्राप्त करता है। इच्छित मूल्य जैसे सुरक्षा की बात आती है, विकास की बात आती है, तो सभी राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी करना चाहेंगे और इसी के साथ में अपने राष्ट्र राज्य का विकास भी करना चाहेंगे। तो ये इच्छित मूल्य हैं और इच्छित मूल्यों की प्राप्ति किससे की जाएगी? राष्ट्रीय शक्ति किससे की जाएगी? इसलिए इच्छित मूल्यों की प्राप्ति राष्ट्रीय शक्ति से की जा रही है, नेशनल पावर से की जा रही है। तो इच्छित मूल्यों की प्राप्ति राष्ट्रीय शक्ति से की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शक्ति देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुद्रा बन जाती है, करेंसी बन जाती है। राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है? मुद्रा है, करेंसी है। इससे इच्छित मूल्यों को राष्ट्र राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इच्छित मूल्य जैसे सुरक्षा है, विकास है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या अब मूल 2 पार्ट आ जाएंगे इसके। पार्ट नंबर 1 लिया है हमने। पार्ट नंबर 1 सबसे पहले इधर हमने यहाँ पर लिख भी दिया है पार्ट नंबर 1 और इधर आएंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है बेटा, अब इसका श्री गणेश करते हैं। क्या कि हमने यहाँ ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5, अब इन 5 बातों के अंतर्गत हम 3 बातें ले रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साध्य और साधन शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति मुद्रा होती है। तो ये 3 बातें आ गई, ये भी राष्ट्रीय शक्ति, ये भी राष्ट्रीय शक्ति, ये भी राष्ट्रीय शक्ति। अब यहाँ ये राष्ट्रीय शक्ति, ये राष्ट्रीय शक्ति, ये राष्ट्रीय शक्ति, इस राष्ट्रीय शक्ति को कैसे नापे? अब मूल बात यहाँ समझनी है। मैंने लिखा है यहाँ इस राष्ट्रीय शक्ति को कैसे नापे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साध्य और साधन राष्ट्रीय शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय शक्ति होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्रीय शक्ति है वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है? मुद्रा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो ये राष्ट्रीय शक्ति है वो करेंसी है, मुद्रा है। इससे कोई भी राष्ट्र राज्य अपने इच्छित मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। इच्छित मूल्य जैसे सुरक्षा और विकास है। बाकी मैंने पिछले लेक्चर में सब बातें अच्छे से समझाई है। कौन सी? मुद्रा वाली, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति करेंसी या मुद्रा होती है। अब जो ये राष्ट्रीय शक्ति, इधर भी राष्ट्रीय शक्ति है, ये भी राष्ट्रीय शक्ति है और ये भी राष्ट्रीय शक्ति है। मैंने यहाँ संकेत भी कर दिया है, ये इस डायग्राम के माध्यम से ये तीनों की तरफ ही संकेत किया है। ठीक है बेटा, 1, 2 और ये इधर 3, मतलब ये तीनों के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति की चर्चा आ रही है कि भाई राष्ट्रीय शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साध्य और साधन होती है, राष्ट्रीय शक्ति ही विदेश नीति का आधार होती है और राष्ट्रीय शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुद्रा होती है, करेंसी होती है। अब इस राष्ट्रीय शक्ति को, नेशनल पावर को कैसे नापा जाए, क्या इसका मापन किया जा सकता है, ये चर्चा हम करेंगे। मैंने यहाँ लिखा कैसे नापें, मतलब आप इस राष्ट्रीय शक्ति को ही, इस शक्ति को ही कैसे नापें, क्या इसका मापन किया जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया क्या इसे नापा जा सकता है। मतलब मूल प्रश्न ये आता है कि क्या ये जो राष्ट्रीय शक्ति है, नेशनल पावर है, इसको नापा जा सकता है। अब आप इसको समझे बेटा, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ 3 दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। समझे बेटा, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि इराक ने, जब वहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे, इराक ने 50 अमरीकी बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 लोगों को इराक ने बंधक बना लिया और अमेरिका के द्वारा लाख जतन करने पर भी, लाख प्रयास करने पर भी इराक ने 50 बंधकों को नहीं छोड़ा और साथ में ये चुनौती दे दी कि इराक के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया कि कल सुबह का सूरज नहीं दिखने दिया जाएगा और इराक ने ऐसा ही किया। अब मुझे बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आज भी हम सुप्रीम पावर कहते हैं, सर्वोच्च शक्ति कहते हैं, और इराक जो कि एक छोटा सा राष्ट्र राज्य है, इराक ने अमेरिका के 50 लोगों को नहीं छोड़ा, बंधक बनाकर रखा। अमेरिका ने लाख धमकी दी फिर भी नहीं छोड़ा। तो आप बताइए मुझे, आप इराक को शक्तिशाली कहेंगे या अमेरिका को शक्तिशाली कहेंगे? एक छोटे से राष्ट्र राज्य ने भी अमेरिका की बात को स्वीकार नहीं किया, अमेरिका की धमकी के सामने झुका नहीं और उसके 50 बंधकों को नहीं छोड़ा। तो इससे तो ऐसा लगता है कि इराक शक्तिशाली है, अमेरिका शक्तिशाली नहीं है। यस, हालांकि यहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि इराक बहुत शक्तिशाली, अमेरिका नहीं, लेकिन नहीं, यह मूल बात यह है कि अमेरिका ने लाख प्रयास किया फिर भी इराक से अपनी बात नहीं मनवा पाया। इसका मतलब अमेरिका के पास वो योग्यता और क्षमता नहीं थी जिसके आधार पर इराक को झुका सके, अपनी बात मनवा सके। मैंने कहा था ना अनामक बैनामक राष्ट्र राज्य, तो यहाँ पर अनामक राष्ट्र राज्य में अमेरिका ले लेंगे और बैनामक राष्ट्र राज्य में इराक ले लेंगे। तो यहाँ अमेरिका ने लाख प्रयास किया लेकिन फिर भी इराक ने बात नहीं मानी। इसका मतलब यहाँ अनामक राष्ट्र राज्य ने
वह नामक राष्ट्र राज्य से बात मनवाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। इसका मतलब अमेरिका में वो योग्यता और क्षमता नहीं थी। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में अमेरिका, जो कि अपने आप में सुप्रीम पावर बना बैठा है और अपने आप को महाशक्ति की संज्ञा देता है, वास्तव में इराक के सामने घुटने टेक दिए। तो डेफिनेटली हम किसी भी राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन कैसे करें, क्या उसको माप सकते हैं? अब कैसे मापेंगे? वैसे तो कह दिया जाएगा कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इराक ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो इसके छक्के छुड़ा दिए थे अमेरिका के। तो जरा गौर कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को मैं कहना चाहूँगा, किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को नापना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए दूसरा उदाहरण, बेटा युद्ध के परिणामों से भी राष्ट्रीय शक्ति नहीं नापी जा सकती है। अब अगर मान लीजिएगा युद्ध के परिणामों से भी राष्ट्रीय शक्ति नहीं नापी जा सकती, मतलब जैसे अ नामक राष्ट्र राज्य, ब नामक राष्ट्र, दो राष्ट्र राज्य हैं, तो दो राष्ट्र राज्यों के बीच में यदि युद्ध हो रहा है तो वास्तव में युद्ध के परिणामों से भी राष्ट्रीय शक्ति नहीं नापी जा सकती। क्यों? क्योंकि आज वास्तविक रूप में देखा जाए तो युद्ध दो राष्ट्र राज्यों के बीच में नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार से मैं कहूँगा दो समूह के बीच में होता है। मतलब दोनों पक्षों के साथ कोई न कोई राष्ट्र राज्य होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आज हम देखते हैं, वर्तमान समय की बात करें, आज की बात करें, तो आज आप देखिएगा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। अब पहले तो ये मान लिया गया था, क्या मान लिया गया था कि भाई यूक्रेन एक छोटा सा राष्ट्र राज्य है और रूस बहुत शक्तिशाली राष्ट्र राज्य है, तो यूक्रेन घुटने टेक देगा। और इससे पहले ये भी अनुमान लगाया था कि नाटो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं जो है यूक्रेन के साथ में होगा और खुलकर युद्ध में भाग लेंगे। लेकिन इसके बाद में जैसे ही रूस ने धमकी दी, रूस के धमकी देते ही नाटो भी पीछे हट गया, अमेरिका भी पीछे हट गया। हालांकि सैनिक सहायता ज़रूर की जा रही है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो वास्तविक रूप में यूक्रेन अब इस समय ऐसे डटा हुआ है, छोटा सा राष्ट्र राज्य भी डटा हुआ है और वो पीछे नहीं हट रहा है, किसी भी रूप में शस्त्र त्यागने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। अब आप देखिएगा, स्वयं रूस जैसा महान शक्तिशाली राष्ट्र राज्य और यूक्रेन जैसा छोटा सा राष्ट्र राज्य भी उसका मुकाबला कर रहा है। तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि युद्ध के परिणाम से भी राष्ट्रीय शक्ति को नहीं नापा जा सकता है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता है। और तीसरी बात है, परमाणु युग में तो शक्ति का मापन और भी कठिन है। मतलब आज का युग परमाणु युग है। आज का युग ऐसा है, मैं कहूँगा कि आज पूरी मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि युद्ध हो, मानव गलती से बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। पूरी मानव जाति का कितने हजारों बार विनाश किया जा सकता है, इतने परमाणु शस्त्र हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है बेटा, तो आज परमाणु युग में भी शक्ति का मापन और भी कठिन है। क्यों है कठिन? मान लीजिएगा दो राष्ट्र राज्य, फॉर एग्जाम्पल आज की स्थिति में हम देखें तो रूस और यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है बेटा। अब रूस के पास कितने ही परमाणु हैं, परमाणु बम है, यूक्रेन के पास भी है, और अमेरिका रूस की सहायता कर ही रहा है। अब ऐसी स्थिति में मूल बात यहाँ ये आ रही है कि इस आधार पर ये देखा जाए तो रूस और यूक्रेन की तुलना करें तो हम साफ कह देंगे कि रूस बहुत शक्तिशाली है, जबकि यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन आप स्वयं देखिएगा कि रूस के पास परमाणु बम होते हुए भी क्या व्यवहार में उसका प्रयोग कर सकता है वो? मूल बात यह कि परमाणु शस्त्र होते हुए भी क्या व्यवहार में वो राष्ट्र राज्य, कोई भी राष्ट्र राज्य उसका प्रयोग कर सकता है? मूल बात यहाँ ये देखी जाएगी। कुछ ऐसे राष्ट्र राज्य होते हैं जिनके पास परमाणु बम होते हुए भी वो उनका प्रयोग नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे राष्ट्र राज्य भी होते हैं और ये संभावना भी जताई जाती है, डर भी रहता है कि ना जाने कब ये परमाणु बम का प्रयोग कर ले। कब परमाणु बम का प्रयोग कर ले तो उस राष्ट्र राज्य के सामने दूसरा राष्ट्र राज्य घुटने टेक ही देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसका कोई पता नहीं कब इसका प्रयोग कर ले। और एक उस राष्ट्र राज्य के बारे में पता है कि परमाणु बम का प्रयोग करेगा ही नहीं, तो निश्चित रूप में वो उस राष्ट्र राज्य को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि व्यवहार में परमाणु बम का प्रयोग करे। तो मूल बात यह है कि परमाणु युग में भी शक्ति का मापन और भी कठिन है, क्योंकि परमाणु बम का प्रयोग करे कि नहीं करे ये उस राष्ट्र राज्य के ऊपर निर्भर करता है। कुछ राष्ट्र राज्य छोटे होते हुए भी, परमाणु बम कम होते हुए भी वो साफ कह देते हैं कि हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, और वो कर भी सकते हैं। कुछ राष्ट्र राज्य ऐसे होते हैं भले ही धमकी दें लेकिन राष्ट्र राज्य का प्रयोग परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। परमाणु युग में तो शक्ति का मापन और भी कठिन है। तो इन तीन बिंदुओं के आधार पर ये बात स्पष्ट हो गई है, क्या स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय शक्ति को मापना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी पार्ट नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का मूल्यांकन करते समय निम्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए, अगर आप किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं, तो इन बातों को, इन कारकों को, इन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके आधार पर आप कुछ सीमा तक उस राष्ट्र राज्य की शक्ति को नाप सकते हैं। नंबर 1, शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में अंतर।
सबसे पहले तो आपको किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को नापना है, मापना है, तो ये ज़रूर देखें कि शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में अंतर होता है। अब आप स्वयं देखिएगा, यहाँ शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में अंतर की बात आती है तो इधर आइएगा इराक और अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में तो वास्तविक रूप में ये था कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है और ये अनुमान था कि भाई इराक इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हुआ उल्टा ही कि इराक ने अमेरिका के 50 बंदूकों को नहीं छोड़ा, लाख जतन कर लिया। तो ज़रा गौर कीजिएगा, एक सुप्रीम पावर भी इराक के सामने घुटने टेक देती है। इसलिए बेटा शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में बड़ा अंतर होता है, मतलब अनुमान कुछ होता है और वास्तविकता कुछ होती है। जैसे मैं उदाहरण में लिखा है यहाँ, जैसे इटली सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व मतलब दूसरे विश्व युद्ध से पहले बड़ी शक्ति था, परंतु युद्ध काल में जब युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, युद्ध काल में स्पष्ट हो गया था कि यह अर्थात इटली महाशक्ति नहीं है। तो अनुमान और वास्तविकता में बड़ा भारी अंतर होता है, इसलिए किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को आप नाप रहे हैं तो उसकी वास्तविकता और अनुमान में निश्चित रूप में अंतर होता है, जैसे कि यहाँ इराक और अमेरिका के ऊपर भी आप समझ सकते हैं। दूसरा है शक्ति का सापेक्ष होना। बेटा ध्यान दें, यहाँ शक्ति का सापेक्ष होना मतलब शक्ति कभी भी निरपेक्ष नहीं होती है, शक्ति सापेक्ष होती है। कैसे होती है शक्ति सापेक्ष? जैसे मान लीजिएगा, आप देखिएगा कोई भी राष्ट्र राज्य आज महाशक्ति है तो कुछ समय बाद में परिस्थितियाँ बदलेंगी और वो धीरे धीरे हो सकता है दुर्बल हो जाए और दूसरा राष्ट्र राज्य जो कि दुर्बल था, कमज़ोर था, शक्तिशाली बन जाए। मतलब वास्तविक रूप में शक्ति की जो तत्व होते हैं उन तत्वों में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप में शक्ति में भी परिवर्तन होता है। जैसे किसी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत मनोबल बहुत ज़्यादा होता है, कभी उसका मनोबल बहुत ज़्यादा उठ जाता है, कभी गिर जाता है। कभी किसी राष्ट्र राज्य के पास में वास्तविक रूप में देखा जाए तो जनता होती, जो जनसंख्या होती है वो आलसी होती है, कभी कभी बहुत क्रियाशील हो जाती, सक्रिय हो जाती। तो डेफिनेटली यहाँ हम देखें तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व होते हैं उन तत्वों में समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन आता है, और राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप में उस राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति में भी परिवर्तन आएगा। इसलिए शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है। मतलब ठीक इसी प्रकार से जैसे दो व्यक्ति होते हैं तो दो व्यक्तियों के बारे में हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई ए नामक व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली रहेगा, बै नामक व्यक्ति हमेशा कमज़ोर रहेगा। नहीं, बै नामक व्यक्ति यदि कमज़ोर है तो समय और परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है शक्ति की जो तत्व है उसके पक्ष में हो जाए तो वो शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वो सापेक्ष होती है, मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये निरपेक्ष नहीं होती। ये नहीं कहा जा सकता है कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है तो सदा ही सर्वोच्च बना रहेगा। नहीं। हम 1991 के बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये कह दिया गया था कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। लेकिन आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आ रही है। आज चीन भी किसी से कम नहीं है, रूस भी किसी से कम नहीं है, भारत भी किसी से कम नहीं है। तो डेफिनेटली शक्ति सापेक्ष होती है। क्या शक्ति सापेक्ष होती है? जैसे कि यहाँ एक विद्वान सूमा है, उन्होंने कहा है शक्ति एक पूर्व परिणाम होने के बजाय सापेक्ष परिणाम ही है, सापेक्ष परिणाम ही। फिर ध्यान दी, शक्ति एक पूर्ण परिमाण होने के बजाय सापेक्ष परिमाण ही है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो शक्ति समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो। तीसरा है बेटा तुलनात्मक स्वरूप। किसी को शक्तिशाली कहते हैं तो मस्तिष्क में उन राष्ट्रों का चित्र रहता है जो निर्बल होते हैं। बेटा समझिए, तुलनात्मक स्वरूप मतलब राष्ट्रीय शक्ति का तुलनात्मक स्वरूप होता है, तो इसके आधार पर भी आप राष्ट्रीय शक्ति को नाप सकते हैं। कैसे? अगर किसी को हम शक्तिशाली कहते हैं, किसी भी राष्ट्र राज्य की हम शक्तिशाली कहते हैं, जैसे आज की स्थिति में हम देखें तो ये कहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत शक्तिशाली है। अब जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका को शक्तिशाली हम मान रहे हैं तो मान लीजिएगा यूक्रेन जैसे देश है, ईरान इराक जैसे देश हैं, पाकिस्तान जैसे देश है, तो इनके बारे में हमारे मस्तिष्क में विचार आएंगे कि ये दुर्बल है, कमज़ोर है। तो निश्चित रूप में किसी को शक्तिशाली कहते हैं, किसी राष्ट्र राज्य को शक्तिशाली कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन राष्ट्रों का भी चित्र उभरता है जो दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, शक्तिहीन होते हैं। और यदि हम किसी राष्ट्र राज्य के बारे में ये कहते हैं कि ये राष्ट्र राज्य बहुत कमज़ोर है, बहुत दुर्बल है, तो निश्चित रूप में हमारे मस्तिष्क में वो विचार भी आएंगे, वो चित्र भी आएंगे जो राष्ट्र राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय शक्ति का तुलनात्मक स्वरूप होता है। तुलनात्मक स्वरूप के आधार पर भी आप राष्ट्रीय शक्ति को माप सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है बेटा, मतलब किसी को शक्तिशाली कह रहे हैं तो निश्चित रूप में हमारे दिमाग में ये बात तो आएगी कि बिल्कुल दुर्बल भी है। किसी को दुर्बल कह रहे हैं, कमज़ोर कह रहे हैं, शक्तिहीन कह रहे हैं तो शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का चित्र भी हमारे मस्तिष्क में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे हम ये कह देते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर है
ताकतवर, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में हम तुरंत कह देंगे कि ये बेचारा क्या है, ये तो बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, इसलिए इसका तुलनात्मक स्वरूप होता है शक्ति का। ठीक है बेटा। और चौथा है शक्ति की दृष्टि से राष्ट्र समान नहीं होते। बेटा वास्तविक रूप में देखा जाए तो शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र राज्य, भले ही अमेरिका हो, चीन हो, अमेरिका रूस हो, कोई भी राष्ट्र राज्य हो या भारत और चीन हो, शक्ति की दृष्टि से राष्ट्र समान नहीं होते। मतलब शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र राज्य बिल्कुल बराबर नहीं होते। कैसे? जैसे दो व्यक्ति समान नहीं होते, जैसे दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से पूर्णतः समान नहीं होते। भाई किसी की बाजू में ज़्यादा ताकत होती है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई धनाढ़ होता है, तो डेफिनेटली यही बात राष्ट्र राज्यों के ऊपर लागू होती है। किसी राष्ट्र राज्य के पास में सैनिक शक्ति, सैनिक भंडार होता है, किसी के पास में धन का भंडार होता है, किसी के पास में धन का भंडार भी होता है, सेना भी बहुत होती है। तो इसी के साथ में किसी राष्ट्र राज्य के पास में विचार की शक्ति होती है। तो मूल बात यह है कि भाई किसी न किसी रूप में राष्ट्र राज्यों में शक्ति के आधार पर अंतर होता है। दो राष्ट्र राज्य पूर्णतया समान नहीं होते हैं। जैसे दो व्यक्ति शक्ति की दृष्टि से समान नहीं होते हैं, वैसे ही दो राष्ट्र राज्य भी शक्ति की दृष्टि से पूर्ण रूप में समान नहीं होते हैं। पांचवा है बेटा शक्ति का विश्वसनीय होना। अर्थात अगर आप राष्ट्रीय शक्ति का मापन कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो इसमें पांचवी बात ये लेंगे कि शक्ति का विश्वसनीय होना। मतलब वास्तविक रूप में अगर किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, उसकी शक्ति को माप रहे हैं, तो ये देखें कि किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, अपनी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह शक्ति विश्वसनीय है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्वयं देखेंगे, इधर मैंने नोट भी किया है कि कै खै को धमकी दे और खै गीदड़ धमकी ही समझे। अब जरा समझे, कै खै को या ए बै को कुछ भी कह देंगे, कै खै को मतलब अब आप स्वयं देखेंगे कै खै को। अब आप देखेंगे अमेरिका ने इराक को धमकी दी और ये कहा कि हमारे 50 व्यक्तियों को छोड़ दो, लेकिन इराक ने अमेरिका की धमकी को गीदड़ धमकी समझा था और उसके 50 बंधकों को नहीं छोड़ा था। तो डेफिनेटली शक्ति विश्वसनीय कहाँ है फिर। तो इसलिए किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति का मापन कर रहे हैं तो ये जरूर देखें कि उस राष्ट्र राज्य की शक्ति विश्वसनीय है या नहीं। अर्थात उसकी धमकी का दूसरे राष्ट्र राज्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, या दूसरा राष्ट्र राज्य उसकी धमकी को गीदड़ धमकी तो नहीं समझ रहा है। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कितने ऐसे राष्ट्र राज्य हैं जो कि दूसरे राष्ट्र राज्यों को धमकी देते हैं, लेकिन उसकी धमकी को गीदड़ धमकी समझा जाता है। जैसे कि भारत को अक्सर पाकिस्तान के द्वारा धमकी दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की धमकी को गीदड़ धमकी समझा जाता है। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि कै खै को धमकी दे और खै गीदड़ धमकी ही समझे, तो इसका मतलब ये है कि उस राष्ट्र राज्य की जो शक्ति है वो विश्वसनीय नहीं है। भले वो भारत पाकिस्तान की बात हो, भारत चीन की बात हो, भारत रूस की बात हो, रूस यूक्रेन की बात हो, रूस अमेरिका की बात हो, भारत अमेरिका की बात हो, दो राष्ट्र राज्यों का आप इसके आधार पर अध्ययन कर सकते हैं कि उसकी शक्ति विश्वसनीय है या नहीं। अगर उसकी धमकी के सामने दूसरा राष्ट्र राज्य दब रहा है, उसकी बात मान रहा है, तो डेफिनेटली उसमें योग्यता और क्षमता है, योग्यता क्षमता है तो शक्तिशाली है। इसलिए शक्ति का विश्वसनीय होना जरूरी है। अगर शक्ति विश्वसनीय है मतलब वह दूसरे राष्ट्र राज्य से कोई भी कार्य करा रहा है और उसकी बात मानी जा रही है, उसके सामने मतलब जो धमकी उसके सामने दी जा रही है उस धमकी से वो झुक रहा है, उसकी बात को मान रहा है, तो निश्चित रूप में पहला जो पक्ष है, पहला जो राष्ट्र राज्य है वो शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति विश्वसनीय है, उसकी शक्ति के सामने दूसरा राष्ट्र राज्य झुक रहा है। छठा है बेटा शक्ति की विशिष्ट रूपता का महत्व। बेटा तो गौर करें यहाँ, शक्ति की विशिष्ट रूपता का महत्व, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा परमाणु शस्त्रों का संग्रह होने पर प्रयोग करे ना करे। मतलब यहाँ शक्ति की विशिष्ट रूपता का भी महत्व कि जो शक्ति उसके पास में है, जो परमाणु भंडार उसके पास में है, कोई भी राष्ट्र राज्य वह उस परमाणु बम का, परमाणु शस्त्र का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा। कुछ राष्ट्र राज्य ऐसे होते हैं जो कि बेझिझक उसका प्रयोग कर बैठते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसका प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि शक्ति की विशिष्ट रूपता का महत्व बहुत ज़्यादा है। अर्थात कोई भी राष्ट्र राज्य भले उसके पास परमाणु शस्त्रों का संग्रह हो, पर यदि वह उनका प्रयोग कर सकता है, ये दूसरे राष्ट्र राज्यों को डर है कि वह उनका प्रयोग कर सकता है, तो निश्चित रूप में उसकी बात मानेगा। और यदि उस दूसरे राष्ट्र राज्यों को पता है कि वह वास्तव में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, तो डेफिनेटली उसकी बात मानने के लिए वो विवश नहीं होगा। इसलिए शक्ति की विशिष्ट रूपता का बहुत ज़्यादा महत्व है कि शक्ति होते हुए भी वह उनका प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। और इसके बाद में बेटा सातवां है
शक्ति परिवर्तनशीलता, शक्ति की परिवर्तनशीलता या शक्ति परिवर्तनशीलता। इसका मतलब ये है कि जो शक्ति होती, जो पावर होता है, शक्ति एक गतिशील वस्तु है और उसके विभिन्न तत्वों की स्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। मतलब डेफिनेटली जो पावर है, जो शक्ति है, देखो शक्ति किसे कहते हैं, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है और वह कार्य कराने की जो योग्यता और क्षमता पहले पक्ष के पास में होती है, तो वह योग्यता और क्षमता ही शक्ति कहलाती है। अब वो योग्यता और क्षमता क्या है, वो वास्तविक रूप में सैनिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, विचारधारा की भी हो सकती है, बुद्धि की हो सकती है, ज्ञान की हो सकती है, नेतृत्व की हो सकती है, मनोबल की हो सकती है, जनसंख्या की हो सकती है, भले ही कोई भी क्यों ना हो। भाई राष्ट्रीय शक्ति के तत्व होते हैं और राष्ट्रीय शक्ति के ये जो तत्व मैंने आपको बताए, ये तत्व समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। और ये तत्व मतलब राष्ट्रीय शक्ति के तत्व जब समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो निश्चित रूप में राष्ट्रीय शक्ति में भी परिवर्तन होगा। भाई कभी कभी किसी राष्ट्र राज्य का मनोबल ऊपर उठ जाता है, कभी कभी किसी राष्ट्र राज्य का मनोबल गिर जाता है। तो जब मनोबल बहुत ऊपर उठ जाता है तो वास्तविक रूप में मनोबल का तत्व उसके साथ है, मनोबल का तत्व उसके साथ है, तो निश्चित रूप में वह शक्तिशाली होगा। जैसे कह देते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो मनोबल तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बेटा यहाँ पर ये भी नोट करेंगे कि शक्ति परिवर्तनशीलता या शक्ति की परिवर्तनशीलता, नोट करेंगे शक्ति की परिवर्तनशीलता। यहाँ भी नोट कर लेंगे शक्ति गतिशील वस्तु है और उसके विभिन्न तत्वों की स्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। आप मैंने लिखा ना विभिन्न तत्व, मतलब वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व होते हैं। जैसे मैं कहूँगा यहाँ जनसंख्या है, भूगोल है, विचारधारा है, नेतृत्व है। इसी के साथ में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इसमें सैनिक तत्व भी आ जाता है, आर्थिक तत्व भी आ जाता है, मनोबल भी आ जाता है, प्रचार भी आ जाता है। प्रचार भी राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के ऊपर मैं अलग से लगभग 3-4 लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है बेटा, तो ये 7 बिंदु हो गए। इनके आधार पर आप किसी भी राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का मापन कर सकते, नाप सकते, लेकिन पूर्ण रूप में आप नहीं बता सकते कि वह राष्ट्र राज्य शक्तिशाली है, शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को इन 7 बिंदु के आधार पर मापा तोला जा सकता है। इसके बाद में 7वें बिंदु में एक विद्वान है, वो कह रहे हैं, पामरिन पर्किंस हैं। इन्होंने कहा कि एक राज्य की सेनाओं के आकार में वृद्धि या कटौती हो सकती है, मनोबल गिर या उठ सकता है। अब ये मैंने ... इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत और भी बहुत आते, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की बात की गई है। जैसे सेना है, सेना राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है, इसके साथ मनोबल है, ये भी राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। अब 2 की चर्चा तो यहाँ मैंने कर दी, इसमें केवल पामरिन पर्किंस का जो व्याख्यान मैंने नोट किया है, बाकी इन्होंने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की तरफ चर्चा की है। तो इसमें प्रचार भी आ जाता है, भूगोल भी आ जाता है, जनसंख्या भी आ जाती है, और भी बहुत तत्व हैं। तो पामरिन पर्किंस कहते हैं कि एक राज्य की सेना के आकार में वृद्धि या कटौती हो सकती है। अब यदि सेना के आकार में वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप में उसकी शक्ति ज़्यादा होगी और मनोबल गिर उठ सकता है। अब उसका मनोबल, किसी भी राष्ट्र राज्य का मनोबल गिर जाता है तो उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी, मनोबल उठ जाता है तो शक्ति भी ज़्यादा होगी। सेना के आकार में वृद्धि होगी तो शक्ति भी ज़्यादा होगी, सेना के आकार में यदि कटौती होगी, कमी होगी तो शक्ति भी कम होगी। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों से ही राष्ट्रीय शक्ति निर्धारित होती है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में जैसे परिवर्तन होता है, राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तन होता है, शक्ति में भी परिवर्तन होता है। तो ये पामरिन पर्किंस का व्याख्यान नोट कर लेंगे। क्या? एक राज्य की सेनाओं के आकार में वृद्धि या कटौती हो सकती है और मनोबल गिर या उठ सकता है। और भी बहुत आगे है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में प्रचार भी जो है राष्ट्रीय शक्ति के कमी या वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है, प्रचार। इसी के साथ में आप प्रचार के साथ में और भी बातें लिख सकते हैं। भूगोल है, जनसंख्या है। अगर मान लीजिएगा किसी राष्ट्र राज्य की जनता ही आलसी है, किसी राष्ट्र राज्य की जनता शैकरी है, किसी राष्ट्र राज्य की जनता चरित्रहीन है, किसी राष्ट्र राज्य की जनता चरित्रवान है, तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। अब बेटा ये तो एक पार्ट होगा। पार्ट नंबर 2, क्या? शक्ति मूल्यांकन की विशेष भूलें। अब यहाँ चूंकि शक्ति को नापने का प्रयास किया गया है कि भी किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को कैसे नापे, तो 7 बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी राष्ट्र राज्य की शक्ति को नाप सकते हैं। लेकिन फिर भी शक्ति के मापने में कुछ त्रुटियाँ हो जाती है, गलती हो जाती है स्वयं राष्ट्र राज्य के द्वारा। तो मैंने यहाँ लिखा है शक्ति मूल्यांकन की विशेष भूलें, मतलब शक्ति के मूल्यांकन में, शक्ति के नापने में क्या क्या गलती हो जाती है किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा, भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो। तो 3 बातें, 1 2 3। नंबर 1, जब एक राष्ट्र, पहली भूल क्या होती है, जब एक राष्ट्र भले ही वो आप इराक अमेरिका पर लागू कर सकते हैं या आज की स्थिति में रूस और यूक्रेन के ऊपर लागू कर सकते हैं,
जब एक राष्ट्र, पहली भूल क्या है आप नोट करेंगे, पहली भूल यह है कि, नोट करिए, पहली भूल यह है कि जब एक राष्ट्र स्वयं एक निरंकुश शक्ति बन बैठता है और दूसरी शक्तियों के सापेक्ष महत्व की अवहेलना करता है। मतलब जब एक राष्ट्र, पहली भूल तो एक, जब एक राष्ट्र राज्य स्वयं अपने आप को निरंकुश शक्ति मान लेता है और दूसरी जो शक्तियाँ हैं, दूसरे जो राष्ट्र राज्य हैं उनके सापेक्ष महत्व की अवहेलना करता है, मतलब वो स्वयं ही अपने आप को महाशक्ति मान बैठता है और दूसरे राष्ट्र राज्यों की अवहेलना कर देता है, तो निश्चित रूप में ये पहली गलती है। हो सकता है दूसरे राष्ट्र राज्य की शक्ति उससे कहीं ज़्यादा हो, जैसे कि आप स्वयं देखेंगे अमेरिका ने यही गलती की थी, और आप देखिएगा इराक ने अमेरिका के 50 व्यक्ति को बंधक बनाया और नहीं छोड़ा, लाख जतन किया, तब भी पहली भूल है ये। दूसरी भूल क्या है, जब कोई राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र राज्य, जब कोई राष्ट्र राज्य अतीत काल में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले अपने किसी एक शक्ति तत्व को ही स्थायी मान बैठता है। मतलब जब कोई राष्ट्र राज्य अतीत काल में राष्ट्रीय शक्ति का कोई भी तत्व है, जैसे मैं कहूँगा यहाँ सेना है या मनोबल है, अब अतीत काल में उस तत्व ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया और हमेशा ही वो सैनिक तत्वों को या मनोबल को ही सब कुछ मान बैठे, तो ये भी भूल है उसकी। हो सकता है इन दोनों तत्वों में उसकी गिरावट आ जाए और उसकी हार भी हो जाए, तो ये दूसरी भूल है। और तीसरी भूल क्या है, तीसरी भूल नोट करेंगे, तीसरी भूल है जब कोई राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र राज्य है, भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जब कोई राष्ट्र अपने किसी एक ही शक्ति तत्व को निर्णयात्मक महत्व देता है और अन्य तत्वों की परवाह नहीं करता। तीसरी भूल ये है कि जब कोई राष्ट्र अपने किसी एक ही शक्ति तत्व को, एक ही शक्ति तत्व का मतलब ये होता है कि जैसे कोई राष्ट्र राज्य केवल सेना को ही महत्व देता है, सैनिक तत्व को ही महत्व देता है, कोई केवल मनोबल को महत्व देता है, कोई केवल प्रचार को महत्व देता है, तो कोई भी राष्ट्र राज्य केवल एक ही तत्व, एक ही शक्ति तत्व को निर्णयात्मक महत्व देता है, तो वो इसकी तीसरी भूल है। और आप देखिएगा, फिर मैं समझा रहा हूँ भाई, कोई भी राष्ट्र राज्य केवल, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने अपनी सैनिक तत्व के आधार पर ये सोच लिया था कि इराक उसके सामने झुक जाएगा, घुटने टेक देगा, और इसी के साथ में अमेरिका ने ये भी सोचा था कि भी आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हैं तो इराक झुक जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में आर्थिक तत्व और सैनिक तत्व होते हुए भी इराक उसके सामने नहीं झुका। तो ये किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा तीसरी भूल की जाती है कि जब किसी भी एक शक्ति तत्व को ही निर्णयात्मक या सब कुछ मान लिया जाता है, तो ऐसे में भी वास्तविक रूप में उसको बहुत बड़ी हानि या क्षति पहुंचाई जा सकती है, नुकसान उठाया जा सकता है। नोट करें, जब कोई भी राष्ट्र राज्य अपने किसी एक ही शक्ति तत्व, एक ही शक्ति तत्व का मतलब होता है सैनिक तत्व भी हो सकता है, मनोबल भी हो सकता है, प्रचार भी हो सकता है, ठीक है बेटा। अब राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की मैं आगे चर्चा करूंगा बहुत व्यापक रूप में। जब कोई राष्ट्र, मतलब जब कोई राष्ट्र राज्य, कोई भी राष्ट्र राज्य भले हो, जब कोई राष्ट्र राज्य अपने किसी एक ही शक्ति तत्व, एक ही शक्ति तत्व का मतलब होता है वो सैनिक तत्व भी हो सकता है, आर्थिक तत्व भी हो सकता है, यस मनोबल भी हो सकता है, यस प्रचार भी हो सकता है, तो एक तत्व को सब कुछ मानता है, एक तत्व को निर्णयात्मक मानता है, तो वो भी उसकी बहुत भारी गलती है। जब कोई राष्ट्र राज्य अपने किसी एक ही शक्ति तत्व को निर्णयात्मक महत्व देता है और अन्य तत्वों की परवाह नहीं करता, जैसे मान लीजिएगा कोई भी राष्ट्र राज्य केवल सैनिक तत्व को प्रधानता देता है और मनोबल की तरफ ध्यान नहीं देता है, मान लीजिएगा सैनिक तत्व तो उसके पास में है लेकिन उससे सेना का मनोबल छीन हो चुका है, तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि उसको शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। इसलिए कोई भी राष्ट्र राज्य राष्ट्रीय शक्ति के एक ही तत्व को निर्णयात्मक नहीं माने, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों का राष्ट्रीय शक्ति में योगदान होता है। और राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर, बार बार कह रहा हूँ, राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर जब हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्व बतलाएंगे तब इन सभी तत्वों की व्यापक रूप में चर्चा करेंगे, सबके ऊपर लेक्चर अपलोड करेंगे, प्रचार के ऊपर भी, युद्ध के ऊपर भी, सैन्य तत्व के ऊपर भी, जनसंख्या पर भी, भूगोल पर भी, विचारधारा पर भी, कूटनीति पर भी, कूटनीति के ऊपर भी ये हम बात करेंगे। इसी के साथ ही मनोबल के ऊपर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। मतलब राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं उन तत्वों के ऊपर भी अलग से लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। मेरा मूल लक्ष्य है, भले यूपीएससी का विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कराओ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी भी विफल नहीं हो सकते। मैं पूरे कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है आज आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति कैसे नापी जाती है और शक्ति के मूल्यांकन में, नापने में क्या भूलें हो सकती हैं किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा, ये दो बातें मैंने आपको समझाई हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप ये दोनों बातें अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि ये दोनों बातें अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य में यदि मेरा कोई विद्यार्थी विदेश मंत्री बन बैठा है तो निश्चित रूप में वह ऐसी गलती नहीं करेगा। बेटा ध्यान दें। तो मुझे विश्वास है आप
शक्ति कैसे नापी जाती है, मतलब राष्ट्रीय शक्ति कैसे नापी जा सकती है, और राष्ट्रीय शक्ति के मूल्यांकन में या उसके नापने में क्या क्या भूलें किसी राष्ट्र राज्य के द्वारा हो सकती हैं, ये 3 भूलें मैंने बताई हैं। ये सब बातें आप अच्छे से समझ गए होंगी। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।